नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई दिनों से लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाली अनेक भयानक घटनाएं हुई। कानपुर में लैब असिस्टेंट का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई थी और इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। अब गोरखपुर में हृदय विदारक घटना हुई। गोरखपुर में किडनैपरों ने एक करोड़ के लिए एक नाबालिग को अगवा कर मार डाला और इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो साथ ही आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी कर ली गई है। 5वीं में पढ़ने वाला बलराम गुप्ता रविवार दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था। आपको बता दें, इसी दिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का अपहरण कर लिया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। मामले पर योगी आदित्यनाथ पुलिस पर बहुत नाराज हैं और उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया और इसके साथ ही सभी आरोपियों पर रासुका लगाकर कार्रवाई करने की बात कही है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी अब धीरे धीरे अपराधियों का राज्य बनते जा रहा है। खुलेआम प्रदेश में अपराधी घूम रहे हैं। गोरखपुर उनका गढ़ बन चुका है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धीरे धीरे अब अपहरण का और अपराधियों का प्रदेश बनता चला जा रहा है। अब तो उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी चैलेंज कर दिया। वहां भी एक बच्चे को अगवा कर लिया, अगवा करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पे बच्चे की हत्या कर दी। इससे बड़े चैलेंज की बात क्या होगी। मुख्यमंत्री लोनी के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, यह हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषा को कतई अलाउ नहीं करते। ये हमारी राजनीति में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके मतलब उस व्यक्ति के अंदर ना मानवता है ना इंसानियत है। और जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहा है, ये समझो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये भाषा हिंदुस्तानी नहीं है, कहीं और की भाषा बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रत्येक जनपद में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और चिकित्सा अधीक्षक हैं, डीजी हेल्थ से कहा है कि वो सभी लोगों से प्रतिदिन बात करें और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे डीजी मेडिकल एजुकेशन जरूर चर्चा करके सभी समस्याओं का समाधान कराएं। कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था हेतु 48 घंटे की कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे। L2, L3 अस्पतालों में सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित रहे और साथ ही साथ अस्पतालों में दवाओं की काफ़ी पर्याप्त जो है व्यवस्था रहे। एक दवा है, एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी जिन मरीजों को अच्छी मॉडर्न दवाओं की ज़रूरत है, वो दवाएं जो है सरकार की तरफ से दिलवाई जाए। संचारी रोगों के संदर्भ में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन स्वच्छता का कार्य चल रहा है, उसमें भी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको मालूम है कि 2 दिन के पूरे सफाई अभियान में सैटरडे और संडे में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में काफ़ी कार्य हुआ है। कोई अभी चूंकि कारगर वैक्सीन नहीं आई है, तो निश्चय ही जो है रोग का बचाव ही उससे उपचार है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि लंबे संघर्ष और बड़े सौभाग्य से ये समय आया जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और अब करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके पहले उप मुख्यमंत्री ने कार सेवकपुरम में साधु संतों से मुलाकात की थी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलकर उन्हें मंदिर निर्माण के लिए अपनी तरफ से 1,51,000 रुपए का चेक दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ से 2,51,000 और अपने माता पिता की तरफ से 1,51,000 रुपए का चेक दिया। खुशी से मैं झूम रहा हूँ, उतना बाहर दिखा नहीं सकता। और मैं समझता हूँ मेरे जैसे जो कोटि कोटि राम भक्त हैं, वह सब इसी प्रकार से प्रसन्नता से इस समय आह्लादित हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर
जो 500 साल की लड़ाई थी, वह 500 साल की लड़ाई पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है और अब वह शुभ घड़ी आने जा रही है, जिसके लिए हमारे विरोधी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको तारीख तो 5 अगस्त की मालूम हो गई है, इसलिए शायद अब भविष्य में वो सवाल नहीं करेंगे। यद्यपि वर्तमान में भी वह हाई कोर्ट के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास श्री एक राहुल गांधी जी के दोस्त ने किया था, लेकिन अदालत का जो संदेश आया है उससे ये है कि जो भी कार्यक्रम है अब ट्रस्ट को करना है और ट्रस्ट कर रहा है। टाइम कैप्सूल मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे डाला जाएगा। इसे काल पत्र भी कहा जाता है। इस काल पत्र में जो जानकारी डाली जाएगी उसे ताउम्र पत्र पर लिखकर डाला जाएगा। इस बात को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। अलग अलग स्रोत से समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसी को आप सही माने और इधर उधर जो बातें छपती हैं उस पर काल्पनिक बातों पर विश्वास करके अपना मन परेशान न करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम बहनों ने रक्षा सूत्र तैयार किया है, जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से रामलला को पहुंचाया जाएगा। ये सभी मुस्लिम महिलाएं राम मंदिर की समर्थक हैं। यही नहीं, ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी रक्षा सूत्र तैयार कर रही है। रक्षा सूत्र तैयार करने के बाद डाक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के इंद्रेश कुमार को भेजा जाएगा। मुस्लिम महिलाएं 5 अगस्त को ट्रस्ट के माध्यम से रामलला को भी रक्षा सूत्र भेंट करेंगी। पूरे करेंगे। तो ये जो आप जो ये रक्षा सूत्र तैयार कर रही हैं, रक्षाबंधन जो पर्व महिलाएं मनाती हैं, जो है भाई लोग अपनी बहन की रक्षा करते हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? रक्षा करेंगे मोदी जी मतलब वो आप लोगों की रक्षा करें। एक संदेश देना चाहते हैं जी मोदी जी को, योगी जी को, कि हम सब लोग आपके साथ में जो कोर्ट का फैसला हुआ हम लोग उससे बहुत खुश हैं। कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उसके अधीन हम लोग मानने के लिए तैयार। हम लोग सारे लोग हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम देते हुए हम लोग सारे लोग मोदी जी के साथ हैं। ये तो फैजाबाद की खुशनसीबी अब आई है, जो हमारे यहाँ के विधायक जी इसको विकास की ओर लिए जा रहे हैं। अभी तक तो फैजाबाद की बदनसीबी थी 15 सालों से, 20 सालों से, जो कि कोई आदमी वहाँ तक पहुँचो नहीं। जितने काम हो रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं। फैजाबाद में सुख शांति होगी, विकास की ओर जाएगा, 4 लाइन होगी, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, लोग इससे बहुत खुश हैं इस मामले से। और हम यही पैगाम मोदी जी को देना चाहते हैं, योगी जी को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह आज भी टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए अहम निर्देश दिए। उसके पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करने के साथ ही साथ रोजाना नए उपाय पर ध्यान देने की बात कही। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग जोरों से की जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर एक दिन में 1 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक युवक ने परिवार संग आत्महत्या करने के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से अनुमति मांगी। दरअसल युवक का कहना है कि हमारी जगह पर दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और मैंने इसकी कई जगह पर शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो उस पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, लॉकडाउन का फायदा उठा के। ठीक, तो उसी विषय में मैंने
ये हुआ है सर कि वो कौन कैसी जमीन कौन है? लोग कैसी कौन जमीन लोग? है क्या सर कैसी जमीन है? कौन है सर? मेरी चक है सर जी 25 तारीख को नापी हुई है 25 वहीं बीजेपी नेता और सरकार के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने यूपी में बढ़ते कोरोना संकट और कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल उठाए जाने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना संक्रमण की बात है। अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो सर्वाधिक जांच उत्तर प्रदेश में हो रही है और आज कोरोना संक्रमण के जांच के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। जांच, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये जो 3 कोरोना को हराने का जो ये उपाय हैं उस पर सरकार पूरी दृढ़ता से काम कर रही है और उसका यही कारण है कि 63,000 जो संक्रमित कुल केस मिले हैं उनमें से लगभग 42,000 लोग उपचारित होकर के अपने घरों को जा चुके हैं और बाकी भी का उपचार चल रहा है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही वो भी उपचारित होकर के अपने घरों को जाएंगे। 23 करोड़ की आबादी में जो कोरोना को लेकर के सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सराहनीय है और इसका देश और बाहर के लोग भी इसकी सराहना करते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में अगर प्रदेश की आबादी के सापेक्ष जो संक्रमण है उसको देखा जाए तो बहुत न्यून है और बहुत ही अफसोसजनक है। और ये जो अपराधियों का कृत्य है ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है। सरकार ने त्वरित कदम उठाए, एसटीएफ को भी लगाया, अपराधी पकड़े भी गए हैं और जो जानकारी मिली है कि उस परिवार के जानने वाले लोग थे। सरकार जो अपराधियों को लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई के अभियान को लगातार अभियान के रूप में चला रही है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही सरकार काम कर रही, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं वो निश्चित रूप से बेहद अफसोसजनक हैं और जो विपक्षियों का जो आरोप है वो बेहद सतही है। उनको ये लगता है कि हर बात को लेकर के जो आलोचना करने की जो विपक्षी दलों की नीति है उनको लगता है कि शायद ये जो उनकी आलोचनाएं हैं इससे जनता में उनको कोई स्पेस मिल जाएगा, लेकिन जो योगी सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के प्रदेश की जनता योगी जी के साथ खड़ी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आज एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बनता जा रहा है। जिस तरह लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपहरण, फिरौती एक उद्योग के रूप में विकसित होने का काम कर रही है। कानून का भय समाप्त हो गया, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले कानपुर में संजीत यादव का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई। कानपुर से ही एक और व्यक्ति का अपहरण होता है और आज तक पुलिस उसकी पता तक नहीं लगा पाती है। गाजियाबाद में विक्रम त्यागी
जिसका अपहरण हुए 1 महीने हो गए और आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती और सरकार बैठकर मुखदर्शक बनकर तमाशा देखने का काम करे। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जहां हर तीसरे चौथे दिन आना जाना होता है मुख्यमंत्री का, वहां पिपराइच में एक पान व्यवसायी के लड़के का अपहरण होता है और उसकी हत्या हो जाती है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। पूरी तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मर गई है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता। राजस्थान की राजनीति और चीन के 47 ऐप्स पर बैन लगाए जाने को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आश्चर्य नहीं हुआ जिस तरह से बीजेपी जो संवैधानिक संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उसमें गवर्नर भी हैं। हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गवर्नर किए हैं और वो अपनी सुविधा अनुसार उनसे काम कराते हैं। राजस्थान में उन्होंने कहा कि 21 दिन का पीरियड चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जानी चाहिए और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये 3 शर्तें रखी। हम पूछना चाहते हैं कि रूल्स में प्राविधान है, अगर कैबिनेट कहती है कि नोटिस को छोटा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वो मान्य है, लेकिन 21 दिन हो, गवर्नर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? अब हम पूछना चाहते हैं, बाकी जगह जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया 2-2 दिन तक 48 घंटे की, 24 घंटे की, वो उन्होंने नहीं सीमा निर्धारित की। जब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो छोटा नोटिस देंगे और कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार होगी तो उसके लिए पूरा 21 दिन का नोटिस चाहिए। सब मार्केटिंग है ना। 59 ऐप, चाइनीज़ ऐप, उनको बैन किया। सबने स्वागत किया कि हाँ ठीक है, चाइनीज़ को जो उनकी हरकतें हैं उनको जो नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचावे, लेकिन उसके एसोसिएट ऐप, वो भी 47 एसोसिएट ऐप, उनको भी अब बैन कर रहे हैं। तो बैन करना ही चाहिए। जो 59 चाइनीज़ ऐप को जो बैन किया है तो उनके एसोसिएट जितने भी ऐप्स हैं उनको बैन करना ही चाहिए, लेकिन उसकी भी न्यूज़ बनाएंगे कि हमने एक और कदम उठा लिया। तो ये इनका अपना मार्केटिंग है। और जहाँ तक इन ऐप्स को बैन करने का सवाल है तो एक ठीक कदम उठाया गया सरकार के सामने और जनता ने उसको स्वीकार किया। देखिए, फिरौती और डकैती पहले काफ़ी होती थी, लेकिन धीरे धीरे लगभग समाप्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार आने के बाद हर प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और जो सुनाई नहीं देता था जिनके बारे में, फिरौती है, डकैती है, बड़ी संख्या में। और फिरौती में आप जो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहाँ पर बच्चे को अपहरण किया गया, 1 करोड़ की मांग की गई, बच्चे को नहीं निकाल पाए, बचा पाए। और इस तरह गोंडा में, उसमें भी एक बीड़ी निर्माता थे, उनके परिवार से बच्चा, उसको उठा के ले गए। और कानपुर की घटना है, कानपुर में फिरौती लेके 30 लाख की पुलिस ने फिरौती पहुंचाई और बाद में तथ्य सामने आए तो फिरौती पुलिस ने दिलाई, उसके पहले ही 5 दिन पहले उनकी हत्या हो चुकी थी जिसको अपहरण किया गया था। तो किस तरीके से पुलिस और अपराधी मिलके अपराध कर रहे हैं, ये विशेष रूप से चिंता की बात है और गंभीर बात है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने राजस्थान की राजनीति और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप से यही होना था इसका नतीजा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी क्लियरली लेड डाउन है कि अगर कोई भी सरकार मेजॉरिटी एंजॉय करती है और गवर्नर इस बात से कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं
उल्टा नहीं है, तो फिर उसकी गवर्नर की मजबूरी है कि कैबिनेट का जो निर्णय है उसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ये मुद्दा पहले भी गया है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश हैं कि अगर कैबिनेट कुछ रिकमेंड करके भेजती है तो गवर्नर का प्रेरोगेटिव नहीं है, उसमें डिस्क्रिशन नहीं रह जाता है। तो मुझे खुशी है कि आज जो संविधान का जो निर्देश है उसका पालन हुआ और बिल्कुल कायदे से, तरीके से होना चाहिए, और ये बेकार का मुद्दा उठाया गया था, सिर्फ देश का वक्त बर्बाद हुआ। बहुत अच्छी बात है, जितना और कर सकते हैं इसको बढ़ाइए, क्योंकि आज की तारीख में भी पर मिलियन पॉपुलेशन में हिंदुस्तान सबसे कम टेस्टिंग ऑलमोस्ट कर रहा है दुनिया भर में। जिस भी देश में इतने केसेस हैं जितने हम और आप आज जूझ रहे हैं, दुनिया में 3rd नंबर पे हम पहुंच गए हैं, जल्दी 2nd नंबर पे होने जा रहे हैं। जिस स्पीड से डेटा ग्रो कर रहा है हमारे यहाँ, जिस स्पीड से केसेस आ रहे हैं, तो हमको बहुत सारी लैब्स की जरूरत है। और सिर्फ लैब बनाने से नहीं होगा, उस टेस्टिंग को बढ़ाइए। टेस्टिंग में भी एंटीबॉडी टेस्टिंग से नहीं फायदा होगा, RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाइए, उस टेस्टिंग करिए, जल्दी रिजल्ट दीजिए, उसके क्वारंटाइनिंग, आइसोलेशन करिए, तब नतीजे आएंगे और तब देश सुरक्षित होगा। वरना जिस तरह बीजेपी सरकार चल रही है, इसमें कोई उम्मीद नहीं, पूरी तरह से ब्रेकडाउन है, कोलैप्स है, और जनता अपने अपने बल पे है। अपनी सुरक्षा स्वयं करे, मैं यही अपील करता हूं। कोविड में यह बहुत दुख की बात है कि सरकार पूरी तरीके से हार मान चुकी है। सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने मान लिया कि अब हमसे नहीं संभलेगा कोविड, आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर कहा था उसका यही मतलब था कि अब आप अपने अपने उस पे हैं, हमसे मत मांगिएगा, हम कोई मदद करने की हालत में नहीं है। कहीं अस्पताल नहीं मिल रहा, कहीं बेड्स नहीं मिल रहे, कहीं PPE किट्स नहीं मिल रही हैं, कहीं भी मास्क नहीं मिल रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स नहीं काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स में खाने में कीड़ा निकल रहा है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आज हमने एक वीडियो देखा जिसमें लोग रो रहे थे कि साहब कोविड से तो बाद में मरेंगे, पहले बदइंतजामी से और बदहाली से हम मर जाएंगे। तो पूरा प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी सरकार इसको चला रही है, एकदम कंप्लीट कोलैप्स है। अब मुझे लगता है इनके पास कोई चर्चा नहीं होगी कोविड की। आप देखिएगा जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलने की कोशिश करेगी और वापस से धर्म और जाति की बात चर्चा जल्दी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जिससे कि लोगों का ध्यान बटे गवर्नेंस के इश्यूज से और लोग दूसरी चीजों में उलझ जाएं। मुझे लगता है इनके पास यही एक चारा है। वहीं झांसी खजुराहो राजमार्ग के मध्य मऊरानीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बन जाने के बाद रेलवे ने क्रॉसिंग पर दीवार खड़ी कर दी है, जिससे रास्ते का आवागमन बंद हो चुका है, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर कांग्रेसियों के साथ तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। किस चीज को लेकर था और क्या निर्णय लिया गया है? महाकवि घासीराम व्यास और महाकवि ईश्वरी की ये पवित्र माटी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आज परेशान हैं, क्योंकि आज जो ओवरब्रिज बना है वो ओवरब्रिज उरई, कानपुर और लखनऊ, कम से कम 200 गांव जिसमें सम्मिलित हैं, उनके आवागमन के लिए इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर आदमी घूम के जाएगा 4 किलोमीटर आगे तो वहाँ पर टर्निंग करने के लिए इतनी चौड़ी जगह नहीं है और ऊपर ओवरब्रिज के बस वगैरह जा नहीं सकती, एम्बुलेंस जा नहीं सकती कि एक आए और एक जाए। इसमें एक अंडर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। मंडल रेल प्रबंधक ने MC दुबे जी को भेजा था, जो चीफ इंजीनियर हैं, तो उनका कहना है कि हमारे स्तर पर जो रेलवे का पार्ट होगा अंडर ब्रिज में उसका पैसा हम लोग देंगे, लेकिन बाकी पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा और वो उनकी जिम्मेदारी है। कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, न खैरात मांग रहे। ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि 200 गांव के जो लोग हैं उन लोगों के आवागमन को सुचारू रूप से करने के लिए वो धनराशि। आगरा के जैतपुर क्षेत्र में गांव रामकुआं के ग्रामीण आजादी के इतने साल के बाद भी गांव में विकास का इंतजार कर रहे हैं। गांव के ग्रामीण नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान की ओर से गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। गांव में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। नाली नहीं होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है और शौचालय अभी तक अधूरे पड़े हैं।
हमारे यहाँ पे ये ना ही शौचालय है, हमारे यहाँ पे खरंजा हैं जिनमें पानी भरा हुआ रहता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, जो डॉक्टर साहब वहाँ पे जाने के लिए भी मना करते रहते। हमारे यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई सुनता ही नहीं है हमारे गाँव की। गाँव में हम लोग कोई भी जाता ही नहीं है। प्रधान कहता है कि हमें तुमने वोट ही नहीं दिया तो हम तुम्हारे काम क्यों कराएंगे, यही सारी समस्याएं रहती हैं। आज आप तहसील स्तर पर किस अधिकारी से मिलने आए हैं? हम एसडीएम साहब से मिलने आए कि अपनी समस्या सारी रखने आए। मुलाकात हुई है एसडीएम साहब से? अभी तक तो नहीं हुई है। साहब एक तो रास्ता ना है, हमको गिर पड़ता है, पानी भरा है, खरंजा टूटा रहा है। किस गांव का मामला है? रामकुआ। अभी तक आपने प्रधान या किसी अधिकारी से शिकायत की है? साहब कोई ना सुन, तो हम गरीब आदमी। आज आप तहसील स्तर पर आए हैं, किस अधिकारी से शिकायत करने आए हैं? अब कोई सुनाई करे अधिकारी तो कर लेना है, मड़ाइये में डरे भूखे प्यासे हो क्या करें। वहीं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी संकल्प शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पति और पत्नी में झगड़ा हुआ था, इसके बाद सुबह ये लाश मिली है। ये नोएडा जिले में थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आज सुबह के समय एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी मिली है। महिला जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम और आगे की जो लीगल एक्शन है उसके लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में जो महिला के पति हैं उनके खिलाफ हम लोगों को कंप्लेंट मिली है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे एविडेंसेस के बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों के द्वारा ये बताया गया है कि पति और पत्नी में कल रात काफ़ी झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से बिहार के ये लोग रहने वाले हैं। वहीं बाराबंकी के लोनी कटरा पुलिस ने कछुआ मांस तस्करी का पर्दाफाश किया। उत्तर भारत में कछुआ मांस तस्करी का पहला मामला है। यह मांस उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उत्तराखंड रायबरेली लखनऊ निवासी 6 लोगों को गिरफ्तार कर 120 किलो मांस बरामद किया है। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 घायलों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से 21 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्विफ्ट गाड़ी में सवार 4 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।